वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 11th क्लास का फिजिक्स का 11th चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में तापांतर के बेस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे थ्योरिकल चीज़ को क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे पानी के प्रसार में विलक्षणता। वास्तव में पानी के जो प्रसार होता है उसमें विलक्षणता किस तरीके से होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होती है भाई, कोई भी पदार्थ की बात करते हैं हम लोग, यहाँ से किसी भी पदार्थ की अगर हम लोग बात करते हैं, क्लियर, कोई भी पदार्थ होती है उसकी बात करते हैं। जो पदार्थ होती है वो आपकी तीन तरीके से होती है भाई। उसकी प्रवस्था जो होती है वो तीन तरीके से होती है। जो पदार्थ की जो प्रवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है? तीन तरीके से होती है। या तो पहला होता है आप लोगों का ठोस के रूप में होता है भाई, पहला ठोस के रूप में होता है, फिर द्रव के रूप में होता है, फिर गैस के रूप में होता है। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस के रूप में होता है, क्लियर। तो पदार्थों का इसको हम लोग विभिन्नता के पूर्वक देखेंगे तो इसका ठोस, द्रव, गैस के रूप में होता है। एक निश्चित ताप पर जो आपका जल होता है जिसको हम लोग पानी बोलते हैं, जो जल होता है पानी, ये इसका जो मॉलिक्यूल होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका अणु सूत्र क्या होता है आप लोगों का? H2O होता है। इसका अणु सूत्र H2O होता है, जिसमें से आपका OH के बेस पे इस तरीके से बना होता है। तो इसमें एक निश्चित तापमान होता है भाई, एक निश्चित तापमान होता है इस बेस पर। एक इसका क्या होता है? एक निश्चित तापमान होता है। इस तापमान पर यह एक निश्चित ताप पर यह बर्फ भी बनता है, जो कि ठोस के रूप में रहता है। ये बर्फ किसके रूप में रहता है भाई? ठोस के रूप में रहता है। एक निश्चित ताप पर यह द्रव होता है, एक द्रव होता है जैसे कि पानी है, ठीक है, ये द्रव अवस्था में रहता है, क्लियर। और कुछ ताप में यह वाष्प बन जाता है, और बाहर की तरफ वायुमंडल में चला जाता है, जो कि गैस का काम करता है। किसका काम करता है? गैस का काम करता है। तो उसी प्रकार पानी के प्रसार में जो विलक्षणता होती है, ऊष्मा का जो प्रसार होता है, जैसे जैसे ऊष्मा का जब प्रसार होने लगता है तो उसका आयतन भी क्या होने लगता है? बढ़ते रहता है। ऊष्मा का प्रसार जैसे होता है जल में, तो जैसे कि यहाँ पर जो ऊष्मा का प्रसार, जैसे कि जो पानी है इस तरीके से एक जगह पर है, इस तरीके से कि किसी पॉट पे है, किसी बर्तन पे है, ये इसी तरीके से है। अगर इसको हम लोग बाहर की तरफ तरल पदार्थ हम करते हैं तो ये बहुत इस तरीके से फैल जाएगा, इस तरीके से बहुत में इस तरीके से ये तरल पदार्थ के रूप में फैल जाएगा, तरल अवस्था में आ जाएगा ये, ठीक है, किसी समतल पर। तो इसकी जो विलक्षणता होती है उसको हम लोग ग्राफिकल निरूपण करेंगे। अगर उसका हम लोग इस तरीके से ग्राफिकल निरूपण करेंगे, क्लियर, इस तरीके से अगर इस चीज़ का हम लोग ग्राफिकल निरूपण करते हैं तो उसका ग्राफिकल निरूपण को मैं इस तरीके से बताते हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान में मान लेते हैं कि ये चित्र 11.8 है आप लोगों का, जो कि बुक के अकॉर्डिंग है, क्लियर। पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान, ठीक है, पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन का ताप, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन का ताप के साथ परिवर्तन को दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, अतः इस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, पानी के 1 ग्राम यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए 1 ग्राम बोल रहा है। जो वाटर है आपका, जो पानी है यहाँ पर वाटर के बेस पे है, जो 1 ग्राम के लिए बोला जा रहा है, देखिए 1 ग्राम के लिए, कितने ग्राम के लिए? 1 ग्राम के लिए। तो पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन का ताप, पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन का ताप, किसका ताप? आयतन का ताप के साथ जो परिवर्तन होता है, ताप के साथ जो आप लोगों को क्या होता है? परिवर्तन होता है, को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2 के बेस पे ले लेते हैं, यहाँ पर 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 के बेस पे है। अगर इसको हम लोग 1.99 के बेस पे लेते हैं, 1.999 के बेस पे, फिर 1000 के बेस पे, फिर 2000 के बेस पे, फिर 3000 के बेस पे, फिर 4000 के बेस पे हम इस तरीके से लेते हैं। तो पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन को, पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन का ताप के साथ परिवर्तन को दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट के रूप में हम लोग इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं कि इस स्थिति में देखिए न्यूनतम यहाँ पर बढ़ गए, यहाँ पर भी बढ़ गए, यहाँ पर हाईएस्ट के बढ़ गए, यहाँ पर नीचे उतर रहा है, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन का ताप के साथ परिवर्तन को दिखाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, अब जाहिर सी बात है कि जब भी आप लोग ग्राफिकल निरूपण देखेंगे तो ग्राफिकल निरूपण से ये पता चल ही जाता है, ये पता चल जाता है कि कहाँ पर इसका उच्चतम मान है, कहाँ पर निम्नतम मान है, कहाँ पर इसमें गिरावट आ रहा है, कहाँ पर इसमें अग्रसर
अग्रसर है, मतलब अग्रता बढ़ा रहा है, कहाँ पर इसकी पश्चाता आ रहा है, इस चीज़ की पता चल जाती है। तो पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन का ताप के साथ परिवर्तन को दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस पर मान लेते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। अतः इस ताप पर पानी का घनत्व, अतः इस ताप पर पानी का घनत्व जो आप लोगों की क्या होती है, डेंसिटी होती है, जो आप लोगों की घनत्व होता है, डेंसिटी, जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि पानी के 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन का ताप के साथ परिवर्तन को दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। अतः इस ताप पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। अतः इस ताप पर पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का व्यवहार असामान्य होता है। इस चीज़ को आप लोग मेमोराइज कीजिएगा, याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, क्लियर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का व्यवहार क्या होता है, असामान्य होता है। पानी का व्यवहार, पानी का व्यवहार, पानी का व्यवहार क्या होता है, असामान्य होता है, असामान्य होता है यहाँ से। तो जब भी आप लोगों को यह पूछा जाता है कि पानी का व्यवहार कब असामान्य होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पर पानी का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, असामान्य होता है। यहाँ पर जो जल में मौजूद जो गुण होते हैं, जिसमें आप लोगों का हाइड्रोजन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, उनके जो मॉलिक्यूल है वो पदार्थ के बेस पर किस तरीके से तत्वों के साथ संयोजकताओं के साथ बनाए रखते हैं, उसका जो संयोजकता होती है वो इनके प्रति क्या होती है, सुचारू रूप से चलती रहती है, जो कि हाइड्रोजन के बेस पर रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन के बेस पर देख सकते हो। तो इनका जो जल के जो तरल की अवस्था होती है उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का व्यवहार असामान्य रहता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेबल नहीं होता है, ना तो ये गैस के रूप में होता है, ना तो ये ठोस के रूप में होता है, और ना ही ये तरल अवस्था में होता है, मतलब यहाँ पर असामान्य व्यवहार रहता है, सामान्य व्यवहार नहीं रहता है, क्लियर। तो जैसे जैसे हम लोग पानी को ठोस के रूप में, जैसे जैसे हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड को कम करते जाते हैं, जैसे जैसे डिग्री सेंटीग्रेड कम होते जाता है वह बर्फ की तरह, बर्फ के रूप में कन्वर्ट होते जाता है, मतलब जैसे जैसे आपका क्या बोलता है, ताप एकदम कम होते जा रहा है, एकदम कम होते जा रहा है, ठंडा होते ठंडा 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 होते होते एकदम क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में धारण कर लेगा। लेकिन जैसे उस टेम्परेचर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री 2 3 4 5 30 40 50 50 डिग्री सेंटीग्रेड 60 सेंटीग्रेड, तो वह एक क्या बन जाता है, ताप जैसे जैसे बनते लगता है तो वहाँ पर वह ठोस अवस्था से गैस मतलब तरल अवस्था में पिघलने लगता है। जैसे 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 कि आप लोग देखे ही होंगे जो आइसक्रीम रहता है उसमें प्रसार के लिए जो आइसक्रीम का जो कॉर्नर रहता है, जो सेंटर रहता है जहाँ पर आइसक्रीम रखी जाती है, वहाँ पर उसको एक निश्चित तापमान के अंतर्गत में रखा जाता है, जिस तापमान को में उसको रखना चाहिए, इसलिए उसी तापमान में रहता है। तो वहाँ का जो आइसक्रीम होती है, ये बर्फ होता है, वो आपका पिघलता नहीं है। आप लोग जब भी गए होंगे जैसे कैफे वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर आप लोग देखे ही होंगे, उसको एक निश्चित टेम्परेचर के बेस पर लिखा है। जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट में आप लोगों को जब भी फ्रीजर के रूप में किसी प्रकार का बर्फ बनाना रहता है, किसी का तो एक निश्चित तापमान के बेस पे वो बनता है ना, नहीं तो नॉर्मल की स्थिति में वो नहीं बन पाता है, क्लियर। तो उसी के बेस पे यहाँ भी जो पानी के जो प्रसार में विलक्षणता होती है वो इसी के अंतर्गत से आप लोगों के पास आती है। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि पानी के जब भी 1 ग्राम द्रव्यमान के आयतन का जो ताप के साथ परिवर्तन होता है, इस चीज़ को यहाँ पर ग्राफिकल निरूपण के तहत ग्राफिकल स्टेज में इस चीज़ को आप लोगों को शो अप किया गया है, क्लियर। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, अतः इस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पर पानी का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, असामान्य होता है, क्लियर, असामान्य। जैसे आप लोग पानी वगैरह को देखेंगे, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, जैसे कि नॉर्मल वे पे हम लोग देखते हैं कि जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है तो जब क्या होता है, पानी के अंदर से आप लोगों को वाष्प बन के उड़ते रहता है, इस तरीके से फुहारे के रूप में आप लोग देखे होंगे उसको, गैसीय अवस्था के रूप में। जैसे जैसे दिन ढलते जाता है पानी और ठंड लगने लगता है हम लोगों को, सुबह के टाइम तो लगेगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय होता है क्या होता है, जैसे जैसे आप लोगों को देखिए जल के समय उसमें वाष्प निकलते रहता है, उस समय थोड़ा पानी गर्म रहता है, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होता है, सूर्य जितने भी वाष्प रहता है उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिससे के कारण जो जल होता है उस टाइम का वो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। लेकिन उतना टाइम जैसे आप लोग बाथिंग करते हैं या नहाने का काम करते हैं तो उस टाइम में उतना ठंड फील नहीं होता है। हालांकि ठंड लगेगा बट नहाते समय आप लोगों को ये फील नहीं होगा, क्लियर। तो पानी के प्रसार की जो विलक्षणता होती है वो इसी प्रकार से आप लोगों की होती है, क्लियर। चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं।
ताप परिवर्तन का घनत्व पर प्रभाव, ताप परिवर्तन का वास्तव में घनत्व पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ताप परिवर्तन का घनत्व पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो ताप परिवर्तन का, यहां से देखते हैं ताप परिवर्तन का ताप परिवर्तन का घनत्व पर प्रभाव, ताप परिवर्तन का घनत्व पर प्रभाव, ताप परिवर्तन का घनत्व पर प्रभाव, ताप परिवर्तन का घनत्व पर प्रभाव। ताप परिवर्तन का घनत्व का प्रभाव देखते हैं। माना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वस्तु का आयतन V0 है। यहाँ पर देखिए, माना कि यहाँ पर बोल रहा है, देखिए माना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वस्तु का आयतन V0 है। किसी वस्तु का आयतन क्या है, V0 है। जहाँ पर C पर V0 के बेस पे आप लोगों को C पर आयतन क्या है, V है। ठीक है, V0 के बेस पे दिया गया है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पर आयतन V है। वस्तु का द्रव्यमान m है, जो कि नियत होता है, जो कि क्या होता है, नियत होता है। अतः ताप परिवर्तन करने पर उसका घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन में हो जाता है। उसका घनत्व उसके मात्रा बटे आयतन के रूप में हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे देखते हैं, और यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वस्तु का घनत्व, और यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पर वस्तु का घनत्व P0 और 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और कितना हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, पर घनत्व P के बेस पे हो, तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो किस तरीके से होता है, इस द्रव्यमान का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग पदार्थों की प्रवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं कि ठोस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है, वो किस तरीके से रहता है, ठोसीय अवस्था से गैसीय अवस्था में किस तरीके से आता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में किस तरीके से आता है, तरल पदार्थ में किस तरीके से आता है, तरल से गैस के रूप में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, गैस से वाष्प के रूप में किस तरीके से आता है, ठोसीय अवस्था में किस तरीके से आता है, उसका जो सामान्य व्यवहार होता है, प्रसामान्य व्यवहार होता है, भौतिक स्थिति होती है, भौतिक अवस्थाओं में उसका किस तरीके से परिकल्पना किया जाता है उस चीज़ के। तो द्रव्यमान के बेस पर जब हम लोग इस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोगों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वस्तु का जो आयतन के बेस पे होता है आप लोगों का इस तरीके से V0 के बटे यहाँ पर V डेल T के माध्यम से जब हम इस चीज़ को देखते हैं, रो के लिए देखते हैं इसको, रो R के बेस पे हम लोग अगर इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, रो R के लिए देख सकते हो, रो G के लिए देख सकते हो, रियल स्टेट के लिए देख सकते हो, ठोस के लिए, सॉलिड के लिए देख सकते हो, VS के लिए, सॉलिड के लिए देख सकते हो, तरल के लिए देखेंगे द्रवीय इस स्थान में। तो यहाँ पर हम लोग तरल के बेस पे भी देख सकते हैं इस चीज़ को, तरल अवस्था के लिए देख सकते हैं, और यहाँ पर वाष्प के रूप में भी देख सकते हैं इस चीज़ को, और इस चीज़ को हम लोग वाष्प तरल हो जाएगा, ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में, मतलब यहाँ पर ठोस के रूप में भी इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो माना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वस्तु का जो आयतन V0 तथा 0 पर आयतन जो V होती है, वस्तु का द्रव्यमान में m जो कि नियत होती है, एक नियत वेग से एक नियत द्रव्यमान के बेस पे ये चलते रहता है, जिसमें कि ताप परिवर्तन करेंगे तो उसके जो घनत्व होता है आप लोगों का, जो घनत्व का जो फार्मूला के बेस पे होता है, घनत्व इक्वल टू मात्रा बटे आयतन के बेस पे, मतलब जितनी मात्रा बढ़ेगी उतनी ही आपका आयतन बढ़ते जाएगा भाई। मात्रा आप लोगों का मास जितना बढ़ते जाएगा, मात्रा द्रव्यमान आप लोगों का जो बढ़ते जाएगा भाई, द्रव्यमान की मात्रा जो जितनी ज़्यादा बढ़ी जाएगी उतनी ही आयतन भी बढ़ती जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना द्रव्यमान बढ़ेगा तो उतना ही स्थान घेरेगा, तो स्थान जैसे जैसे घेरेगा तो उसमें आयतन में क्या होगी, प्रसार होगी, मतलब आयतन में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, तो आयतन का भी मान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ताप परिवर्तन का घनत्व पर इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। क्लियर। चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं भाई। आगे कंटेंट में कैलोरी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कैलोरी के बेस पे देखते हैं, जैसे कि 0 कैलोरी के बेस पे 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 3 कैलोरी। आप लोग पैकेट वगैरह में देखोगे, जब दूध वगैरह का, मिल्क का शेक होता है, मिल्क का पैकेट जो होता है, इसमें आप लोगों का कितने कैलोरी बर्न करती है, कितना कैलोरी आप बर्न करती है, कितना कैलोरी के बेस पे। इस तरीके से आप लोगों का, जैसे कि कोई भी मेडिकल वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों का जब भी क्या होते हैं, जब आप सुस्त अवस्था में रहते हैं तो भी आपको एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है, कैलोरी के बेस पे नहीं है। इस तरीके से तो बहुत सारे उसके क्या आते हैं, आयुर्वेदिक भी आते हैं, तो उस चीज़ में ये जिक्र हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए कैलोरी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि भाई वास्तव में कैलोरी के बेस पे ये किस तरीके से आता है। तो यहाँ से देखते हैं 1 ग्राम शुद्ध पानी में बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कैलोरी के आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ से कैलोरी के बेस पे,
कैलोरी के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को, 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को, यहाँ से बोल रहा है देखिए 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को, 1 ग्राम, यहाँ से देखिए 1 ग्राम, 1 ग्राम शुद्ध पानी को, 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड में, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को देखिए, यहाँ पर 1 ग्राम ले लिया है भाई, देखिए 1 ग्राम प्योर वाटर को लिया है, देखिए 1 ग्राम प्योर वाटर को यहाँ से ले लिया है, 1 ग्राम वहाँ से प्योर वाटर को लिया है, देखिए प्योर वाटर को, इसका टेम्परेचर किया है ना, देखिए यहाँ पर इसका टेम्परेचर किया है, टेम्परेचर कितना किया गया है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस से किया गया है, से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यहाँ पर देखिए कितना सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों का इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पर देखिए तो 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को क्लियर, 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को, आवश्यक ठीक है, आवश्यक उष्मा की मात्रा को, आवश्यक नीड एंड क्लीन के बेस पे आवश्यक उष्मा की मात्रा, आवश्यक उष्मा की मात्रा, आवश्यक उष्मा की मात्रा को, आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। देखिए तो 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को डेफिनेशन के बेस पे पूछा जाएगा कि कैलोरी क्या होती है, या कैलोरी को परिभाषित कीजिए, ये कैलोरी क्या है बोल के, तो आप लोग डेफिनेशन के बेस में इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि जब 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए, अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। उष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। यहाँ पर जो उष्मा की मात्रा होती है उस चीज़ को हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं। कितने कैलोरी आप एनर्जी बर्न किए, कितना कैलोरी एनर्जी आप लोगों का वेस्ट हुआ, कितना कैलोरी बोलते हैं ना एनर्जी के बेस पे, ऊर्जा के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलोरी के बेस पे इस चीज़ को देख रहे हैं कि 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को जो भी हो जाएगा, चाहे 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी को भी कितना सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो उष्मा की मात्रा होती है, जो आप लोगों को में से उष्मा की जो मात्रा होती है उसको हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं। क्लियर, यह उष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है, ठीक है। जो कैलोरी होता है, जो आप लोगों का कैलोरी है भाई, ये कैलोरी आप लोगों का क्या होता है भाई, उष्मा का, ये जो कैलोरी होता है ये कैलोरी उष्मा का व्यवहारिक मात्रक है। कैलोरी उष्मा का, कैलोरी उष्मा का व्यवहारिक, कैलोरी उष्मा का व्यवहारिक मात्रक है, कैलोरी उष्मा का व्यवहारिक मात्रक है। प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है, प्रयोगों से स्पष्ट होता है। अब जानते हैं कि व्यवहारिक मात्रक के रूप में हम लोग इस तरीके से करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को इस तरीके से द्रव अवस्था से तरल अवस्था के बेस पे इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आप लोगों का द्रव अवस्था से, और ये इस तरीके से उष्मा के रूप में इस तरीके से बाहर निकलती है उष्मा के रूप में, और ये छोटे छोटे कण जो मॉलिक्यूल इस तरीके से हैं, ठोस रख देते हैं, मान लेते हैं कि उस वहाँ पर। क्लियर, यह उष्मा का व्यवहारिक मात्रक है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए यह उष्मा का व्यवहारिक मात्रक है, यह उष्मा का क्या है, व्यवहारिक मात्रक, मतलब व्यवहार में यूज करने वाला। जैसे व्यवहार में हम लोग नहीं बोलते थे ये 2 मिनट होगा 3 मीटर, व्यवहार में जैसे व्यवहार में आप लोग यूज करते रहते हैं कई बातें, वही है व्यवहारिक मात्रक है, लेकिन उचित मात्रक नहीं है। प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है, प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न तापों पर 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर अलग अलग होता है, जैसे कि यहाँ पर इसलिए शुद्ध पानी का जिक्र किया गया क्योंकि शुद्ध पानी में यह होता है, नहीं तो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर इसका अलग अलग आता है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है
के प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि कई बार प्रयोग करने पर प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न तापों पर 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को भिन्न भिन्न तापों पर 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा यहाँ पर देखिए, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो जैसे कि हम लोग 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यह ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक है। प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है भिन्न भिन्न तापों पर 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वह आपकी भिन्न भिन्न होती है, भिन्नात्मक रूप में ये होती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। क्लियर, चूंकि यह ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है, व्यवहार में हम इस चीज को यूज करते हैं एग्जैक्ट के बेस पे नहीं। क्लियर, तो प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न तापों पर 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वह भिन्न भिन्न होती है। जैसे यहाँ पर इसके लिए भिन्न है, किसी दूसरे के लिए भी भिन्न होगा, तीसरे बार यूज करेंगे तो उसके लिए भी भिन्न होगा, उसी चीज़ को बोल रहा है। अतः वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया ना कि कई बार कई मान लिया आता है, तो अब सर्वसम्मति से निर्णय नहीं लिया जाता कि चलो इतने में रख देते हैं। जैसे कि बोली लगता है 12, 13, 14 के बेस से, तो एग्जैक्ट ये है कि 13, चलो 13 मान लेते हैं, इस तरीके से नहीं होता है। जैसे कि पाई का जो वैल्यू होता है आपका 22/7 के बेस पे, तो जनरल वे पे 3.14 इतना यूज किया जाता है ना, बस उसी टाइप से। तो अतः वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, अतः वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के प्रयास को अतः वैज्ञानिकों ने, देखिए यहाँ पर, अतः वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, किस डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ताप वृद्धि के प्रयास को, जिसका रेंज है भाई, इसका जो रेंज है आपका, जो आप लोगों का प्रयास है, रेंज है, प्रयास को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, देखिए इस चीज़ को, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या किया गया है, मान लिया है। क्या किया गया है, मान लिया गया है। तो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर लिया गया है, मान लिया गया है। तो यहाँ से यहाँ पर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, यहाँ से 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों के लिए इंक्रीज करने के लिए सर्वसम्मति से कितना मान लिया गया है कि 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इतना डिग्री सेंटीग्रेड तक। देखिए तो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान लिया गया है। वैसे प्रायोगिक कार्यों में हम यहाँ पर देखिए, वैसे प्रायोगिक कार्यों में हम किसी भी परास में इस चीज़ को देखिए, वैसे प्रायोगिक कार्यों में हम किसी भी परास में 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, हम किसी भी परास में 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा देखिए, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा यहाँ से देख लीजिए, आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है, क्लियर, को लगभग 1 कैलोरी मान लेते हैं। को लगभग हम लोग कितना मान लेते हैं, 1 कैलोरी मान लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन के बेस पे या व्यवहारिक रूप में हम इस चीज़ को यूज कर रहे थे ना, तो इसको हम लोग 1 कैलोरी क्या कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ से। क्लियर, तो जब हम 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है को 1 कैलोरी कहते हैं। यह ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक है। प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है भिन्न भिन्न तापों पर 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वह भिन्न भिन्न होती है। अतः वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के प्रयास को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से
15.5 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया है। वैसे प्रायोगिक कार्यों में हम किसी भी परास में 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को लगभग 1 कैलोरी मान लेते हैं। कितना कैलोरी मान लेते हैं? 1 कैलोरी। इस चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग कैलोरी के बेस पे देखते हैं कि कैलोरी के बेस में आप लोगों का 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आपकी आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। यह ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है। यह ऊष्मा का क्या होता है? व्यवहारिक मात्रक होता है, जो व्यवहार के रूप में हम लोग यूज करते हैं। प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न तापों पर 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर देखिए जो ऊष्मा की मात्रा होती है, जो यहाँ पर आप लोगों का टेम्परेचर के बेस पे है, इसकी जो मात्रा होती है भाई, ऊष्मा का जो मात्रा होता है, जो ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा की मात्रा, इसको बोलते हैं ऊष्मा की मात्रा बोल सकते हैं, या ऊष्मा की संचरण, ऊष्मा की मात्रा या फिर ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा की मात्रा या फिर इस चीज को बोल देते हैं हम लोग ऊष्मा का संचरण के बेस पे। क्लियर? तो 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी। क्लियर? अब इस 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है, आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है वह भिन्न भिन्न होती है। अतः वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के परास को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे लिया जाता है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा हमेशा एग्जाम की दृष्टि से आता है भाई। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आप लोगों का विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अब हम लोग जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। चलिए हम लोग विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जानते हैं भाई, किस तरीके से होती है। किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अब जाहिर सी बात है किसी वस्तु को गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। उसी चीज को बोला जा रहा है कि किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। क्या, कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती है? इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। उसी चीज को बोला जा रहा है कि किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आपकी विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्गत आता है। तो विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्गत आएगा तो उसमें निम्नलिखित बातों का हमको क्या करना पड़ता है? निर्भर करना पड़ता है। उन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किस किस बातों पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बातों पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो पहला देखिए निर्भर करती है के बेस में पहला आप लोगों को जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर पहला क्या है? वस्तु के द्रव्यमान पर। दूसरा वस्तु का द्रव्यमान पर। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु का आपका जो द्रव्यमान है भाई, वस्तु का जो आपका द्रव्यमान है, यहाँ पर देख रहे हैं वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान पर वस्तु द्रव्यमान जितना अधिक है, इसका द्रव्यमान जितना अधिक रहेगा भाई, द्रव्यमान आपका जितना ज़्यादा रहेगा, द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहेगा उसे निश्चित ताप तक गर्म करने पर, उसे निश्चित ताप तक, उसे निश्चित ताप तक देखिए द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसे निश्चित ताप तक, उसे निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए, उसे निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए, यहाँ देखिए उसे निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उतनी ही अधिक ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात आवश्यक ऊष्मा, अर्थात यहाँ पर हम लोग एक कंटेंट बोल सकते हैं कि अर्थात आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, अर्थात आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल क्यू वस्तु के द्रव्यमान की क्या होती है? समानुपाती होती है। जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ती जाती है, मतलब डेल एम द्रव्यमान, देखिए यहाँ पर दिया गया डेल क्यू प्रोपोर्शनल टू एम है। जैसे एम का मान इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक डेल क्यू का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आप लोगों का डाउन इंक्रीज डिक्रीज होते जाएगा, ये आप लोगों का डिक्रीज होते जाएगा तो डेल क्यू का वैल्यू ऐसे ही डिक्रीज हो जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर? तो उसी चीज को बोल रहा है विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्गत कि किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा
निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान पर वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल की वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। दूसरा, ताप वृद्धि पर वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ता है। दूसरा चीज को हम लोग देखते हैं भाई, इसका दूसरा चीज देखिए, ताप वृद्धि पर वस्तु का ताप, ताप वृद्धि पर वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ाना चाहते हैं, जितना अधिक आप लोग बढ़ाना चाहते हैं उसको उतना ही अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, उसको उतना ही अधिक क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है भाई। तो यहाँ पर इस चीज को देखिए कि ताप वृद्धि पर वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ाना चाहते हैं उसको उतना ही अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, मतलब ऊष्मा की मात्रा ताप वृद्धि की क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पर भी जो ऊष्मा की मात्रा होती है, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर जो ऊष्मा की आप लोगों की मात्रा होती है ताप वृद्धि, वह भी टी के क्या होती है, समानुपाती होती है, वो भी डेल टी के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल टी, ये इसके क्या होती है, समानुपाती होती है। और समानुपाती भी आप लोगों की अनुक्रमानुपाती के बराबर होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऊष्मा भी बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ऊष्मा बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये दोनों भी आप लोगों के विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्गत आ गए। तो ये था आज का हमारा कंटेंट विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड। इसका नेक्स्ट कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।